नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की चैप्टर नंबर 3 यानी कि दिल्ली के सुल्तान को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके अभ्यास प्रश्न को पहले देख लेते हैं। क्या है इसका अभ्यास प्रश्न, क्योंकि वहां से अगर शुरू करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारी समझ में आएगी। आइए, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दीजिए। एक कल्पना करते हैं, क्या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासन काल में एक किसान है। ध्यान रखिएगा, आप जो है अलाउद्दीन खिलजी या कहिए तो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका पाते हैं, कर को चुका नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे। आंसर दीजिए, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की, बताना है। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, इसको बताना है। तीसरा, इसके किसके शासनकाल के दौरान जो है सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। और चौथा, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इसका आपको जवाब जो है पीडीएफ के फॉर्म में देना होगा, लिख के ब्लैंक पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइए समझते हैं, इसमें देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। 6ठा नंबर, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। और सारे के सारे जो है 50-50 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा। मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार से सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करना चाहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसको जो है आपको 100 शब्दों में लिख के बताना होगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां नंबर, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको बताना होगा 100 शब्दों में, ध्यान रखिएगा। चलिए, बस इतना ही आपको बताना, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक और आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं, यह बताना होगा। 10वां, इसको 50 शब्दों में बताना होगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है, इसको जो है 100 शब्दों में तर्क सहित आपको बताना होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए बताना होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। क्या आज भी जंगलों उन्हीं कारण काटे जा रहे हैं, और जो दिल्ली के सुल्तान थे जंगलों को किस लिए कटाए जा रहे थे, यह बताना होगा। और फिर इसको जोड़ना होगा क्वेश्चन को कि आज के यानी 21वीं सदी में जो भी नेता है जंगलों के उन्हीं वजह से कटवा रहे हैं या कोई और वजह है, तो आपको बताना होगा। बस यही है क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अपने खूबसूरत चैप्टर को पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली के सुल्तान को। आइए समझते हैं क्या है। हमने अध्याय 2 देखा, कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बने गए थे। अध्याय 2 में हमने देखा था, कल ही देखा था। आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। कोई भी राज्य का जिक्र नहीं मैंने बताया था जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह से यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण जो है उस टाइम में जो है दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना, और इसका यही वजह हुआ कि दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर जो है वो 12वीं शताब्दी में ही बना था। इससे पहले दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं बना था। 12वीं सदी का मतलब 1100 से लेकर 1199 तक। दोस्तों, एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि जब भी आप सुन रहे हैं एनसीईआरटी तो पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक चैप्टर, एक लाइन
और एक वर्ड आपको समझ में नहीं आती है, तो यकीन मेरा मान लीजिए, आज अपने अंदर डाल लीजिए इस बीज को। आप आगे में जब पढ़ाते चलूंगा चैप्टर तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो चीज समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिए ना, ग्रुप में जुड़े हुए ग्रुप में कीजिए, ग्रुप में नहीं समझ में आता पर्सनल आप मुझे कीजिए, पर्सनल नंबर पे, नंबर भी आपको पता है, वहां कीजिए, वहां जवाब जरूर मिलेगा। देर मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अब तालिका 1 पर नजर डालते हैं। तालिका 1 पर नजर डालते हैं। पहले पहल तोमर राजपूत का काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी। पहले पहल, ध्यान रखिएगा, तोमर राजपूत के काल में ही दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को, ध्यान रखिएगा, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें की चाहमान नाम से भी जाना जाता था, चाहमान को हमने कल ही बताया था, चाहमान को ही चौहान कहा गया, ने परास्त किया था। अजमेर के चौहान जो हैं ने परास्त कर दिया था। किसको? तोमरों को कर दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। याद रखिएगा, तोमरों और चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तोमरों और चौहान, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के टाइम में जो है दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन व्यापारी? तो ध्यान रखिएगा, जैन व्यापारी रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां पे देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलित थे। और वहीं पे जो है देहलीवाल नामक सिक्के को ढाला जाता था, जो कि काफी प्रचलित था। नेक्स्ट है 13वीं सदी के आरंभ में, मतलब क्या 13वीं सदी के शुरू में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। जैसे ही 13वीं सदी शुरू हुई थी, यानी 1200 में ही दिल्ली सल्तनत की जो है वो क्या है, नींव रख दी जाती है। दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी गई है। कब? तो याद रखिएगा 13वीं सदी के शुरुआत में ही। ये भी आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, मजा आ रहा होगा। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब क्या, उसके बाद से दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिस दिल्ली के बारे में कोई जानता तक नहीं था, कोई देखता तक नहीं था, कोई सोचता तक नहीं था। वो 12वीं सदी में के शुरुआत में, 13वीं सदी के शुरुआत में, यानी 1200 में ही शुरुआत से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और यहीं के बाद जो है दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन के बदल गई जिसका नियंत्रण किसी उपमहाद्वीप के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका 1 में फिर से नजर डालिए और वहां जो है 5 वंशों को पहचान कीजिए जिनसे मिलकर जो है दिल्ली की सल्तनत बनी थी। 5 वंश को मिलाकर जो है दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां पर सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 में देखकर दिल्ली, एक कुहान, सीरी और जहां पनाह को पहचानिए। चलिए आइए देखते हैं दिल्ली के शासक को। सबसे पहले राजपूत वंश, यहां पे देखिए तोमर, अब अनंगपाल, इनकी जो है आरंभिक, तोमर की जो है आरंभिक 12वीं सदी से, यानी 1165 से आसपास से, 12वीं सदी से। अब यहां के बाद अनंगपाल 1130 से 1145। चौहान को देखिएगा तो 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान को देखिएगा 1775 से 1192। और प्रारंभिक तुर्की जो शासक हैं वो 1206 से 1290 के बीच में प्रारंभिक तुर्की शासन का हो जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 से 1210 तक देखिएगा, 4 साल। उसके बाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक इनका कार्यकाल रहता दिल्ली में। उसके बाद रजिया सुल्तान का ये 1236 से 1240 तक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन का 1266 से लेके 1287 तक। ये याद नहीं करना है, बस एक बार सुनना है। ये कथा चल रही है, इस कथा को अंदर ये सोच के करना है कि ये भगवान की कथा है। मैं यकीन से कह रहा हूं, मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं आपकी सक्सेस की परवाह करता हूं, इसलिए इसी शब्दों का यूज करता हूं, ताकि आप जो है एक बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए मेरे प्रति और एनसीईआरटी के प्रति, दोनों के प्रति। और तब जो है कमाल होना शुरू हो जाएगा और तब जो है आपका रुकी हुई जो सफलता है वो स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये जो है यहां जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये चित्र जो है, फिगर, ये इल्तुतमिश का मकाबरा है। एक बार इल्तुतमिश का मकाबरा देख लीजिए, यही है इल्तुतमिश का मकाबरा। देख लीजिए कितना भव्य है।
अब इल्तुतमिश का टाइमिंग क्या है ये भी जरा देख लीजिए, 1210 से लेकर 1236 के बीच में है और यही जो है इनका मकाबरा है। अब यहां के बाद खिलजी वंश का होता है 1290 से 1320 तक। इसको एक एक करके डिटेल बताएंगे। पहले एनसीईआरटी बताएंगे, जब एनसीईआरटी पूरी तरीके से आपके दिमाग में चला जाएगा 6 से लेकर 12 तक, उसके बाद जो है इसकी जो है एडवांस बुक और मोस्ट प्रॉब्ली स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर साहब की बुक बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको दुनिया में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सक्सेस 100% सिक्योर हो जाएगा। चलिए, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है। उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अब आते हैं तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद आता है यहां पे तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक। इनमें कौन कौन आते हैं? गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1324 तक आते हैं। उसके बाद मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक आते हैं। और फिर सैयद जो वंश है उनका शुरुआत होता है 1414 से लेकर 1451 तक, जिसमें खीज खान 1414 से लेकर 1421 तक बनता है। उसके बाद शुरुआत होता है लोदी वंश का। लोदी वंश 1451 से 1526 तक चलता है। और उसके बाद जो है बहलोल लोदी का समय आता है 1451 से लेकर 1489 तक। फिरोज शाह तुगलक का यही ये मकाबरा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। आइए थोड़ा सा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी लेते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हालांकि अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला को ही स्थापित कहते हैं। जो भवन का निर्माण होता है, वो कला जो किया जाता है उसी को स्थापत्य कहता है, जो मैं शुरू में ही बता दिया हूं, के माध्यम से काफी सूचनाएं मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास, तारीख, तवारीख यानी कि बहुवचन जिसको कहते हैं तारीख का ही तवारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी में लिखे गए थे। यहाँ पे जितने भी सुल्तान थे इनको जो भाषा में लिखा गया था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। यहाँ का जो जानकारी मिलती है, किसी भी जानकारी हमेशा जब भी आपको लिखना, जानकारी कहाँ से मिलेगी? अभिलेखों से मिलेगी, सिक्कों से मिलेगी, स्थापत्य जो भवन निर्माण होगा उससे मिलेगी, इन्हीं सबसे तो मिलेगी। और उसके साथ साथ में जो है इतिहास, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं एक बार समझ लेते हैं। पहला जो है कागज तैयार करने का। सबसे पहले कागज तैयार कीजिएगा तभी तो पांडुलिपि से शुरू होगा। लिखिएगा कहां? कागज पे ही तो लिखिएगा। उसके बाद जो है लेखन कार्य होगा, फिर उसमें लिखने का काम होगा। उसके बाद तीसरा जो होगा वो महत्वपूर्ण शब्दों, अनुच्छेदों को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे, जो अनुच्छेद होंगे, उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां पे सोने को पिघलाकर वहां पे डाला जाएगा। जैसे क्या अभी अगर देखते हैं कहीं पे बन गए तो क्या है, अपने नाम को ऐसे तो पता क्या देते, किसी भी लेटर में, किसी भी कलर में डाल देते हैं। लेकिन जो अपना नाम होता है, अगर आगे में रखे हुए एसडीएम बन गए आप, तो जो एसडीएम लिखते हैं उसको थोड़ा डिटेल से, डीपली आप लिखते हैं। सोने का तो नहीं चढ़ा सकते क्योंकि बहुत महंगा हो गया, लेकिन वो जो है थोड़ा चमकदार, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोगों का जो है अट्रैक्शन उसके प्रति जा सके। यहां भी सेम कहानी है। जो महत्वपूर्ण शब्द अनुच्छेद है उसमें जो है सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट चौथा जो है जल्दी तैयार करना। यही 5 रूप से जो है पांडुलिपि को तैयार किया जाता है। अब तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल भी देते। कहने का मतलब जो तारीख लिखते थे, जो लेखक इंपॉर्टेंट होता था, उसमें सचिव होते थे, शासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे। इसमें जितने भी व्यक्ति होते थे सब सुशिक्षित होते थे, पूरी तरीके से बेहतरीन इंसान होते थे और ये घटना का वर्णन करते थे और सलाह न्याय संगत जो है ये सब दिया करते थे। अब थोड़ा सा न्याय चक्र तो समझते हैं। दोस्तों एक बात जरूर मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, आपकी पर्सनली राय मुझे चाहिए कि वीडियो अगर बड़ी बन जाती है तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना आपको? अगर दिक्कत होती है तो मैं इसे शॉर्ट, मेरे हाथ का है, मैं शॉर्ट कर लूंगा। आप मुझे आज कमेंट, मुझे यही चाहिए
और ये दिल से चाहिए, मुझे चाहिए कमेंट, ताकि ऐसा ना हो क्योंकि वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है इसके पीछे वजह हो कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, सर देख नहीं पाती हूं, तो आप कमेंट कीजिए तो मैं इस वीडियो को आधा कर दूंगा। तो फिर वही होगा, अगर आधा करूंगा तो बहुत ऐसे डाटा जो है मिस कर जाइएगा, फिर जो है जहां पे डिटेल से आपको समझा रहा हूं वहां पे फास्टली भाग जाऊंगा। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा। 13वीं सदी के इतिहासकार, जिसमें क्या है, फक ए मुदबिर, ध्यान रखिएगा, फक ए मुदबिर ने लिखा था कि राजा का काम जो है, कौन से 13वीं सदी के इतिहासकार लिख रहे हैं, राजा का काम जो है सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसान को एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा देता। कहने का मतलब है कि राजा का काम बिना सैनिक से नहीं होता है, और सैनिक का काम बिना पगार से नहीं होता, पेंशन से नहीं होता, वेतन से नहीं होता है, और यह वेतन जो है राजस्व से होता है, और यह राजस्व जो है किसानों के राजस्व भी जो है, किसानों से ये एकत्र किए जाते हैं राजस्व, और किसान भी राजस्व तब देंगे जब वो खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी वो दे सकेंगे, और ये तब होगा जब राजा न्याय और ईमानदारी के साथ में प्रशासन को जो है बढ़ावा देगा। कहने का मतलब सब कुछ एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। राजा जो है सैनिक से कनेक्ट है, सैनिक जो है सैलरी से कनेक्ट है, सैलरी जो है किसान से कनेक्ट है, किसान जो है अपनी खुशहाली किसान खेतों से कनेक्ट है, खेत जो है खुशहाली जो है वो पूरे तरीके से किसानों का काम जो है वो राजा से कनेक्ट है। चलिए ये कुछ बातें को ध्यान रखें, जैसे कि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेष करके दिल्ली में रहते थे। याद रखिएगा, तवारीख के जो लेखक होते थे ये नगरों में रहते थे, और गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जो है जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद का अधिकार, आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने का सलाह देते थे। इनके विचारों में सारे लोग जो है सहमत नहीं होते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तवारीख लेखक होते थे वो विशेष करके दिल्ली में रहते थे, और यहाँ ये कभी भी शायद कभी भी गांव में रहा करते थे, जनरली ये शहरों में ही रहते थे। इतिहास जो है सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा लिखा करते थे, और ये लोग जो है बहुत सारे आशा इसे किया करते थे। और ये लेखक अक्सर शासकों को जो है जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधार समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कहने का मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आप राजा हैं, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपकी औलाद आएगी, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहने का मतलब ये होता था लेखकों को। और लिंग भेद के आधार पे कहने का मतलब ये कि आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, तो इन लिंग भेद का आधार होता था, तो इन पे भी समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह दिया जाता था। और इनके विचारों से सारे लोग जो है सहमत बिल्कुल भी नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम लड़की हैं तो कमजोर हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम औरत हैं तो आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, हमेशा पर्दों की तरह से गिरा हुआ रह सकता है, तो ऐसा नहीं। तो ये सहमत बिल्कुल भी समाज के लोग नहीं थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बिटिया रजिया, ध्यान रखिएगा किनकी है बेटी, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती। कब? 1236 को। एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ, कई बार रजिया सिंहासन पर कब बैठती है, तो 1236। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि रजिया के यानी इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, तो रजिया, कई बार पूछा गया है। उस युग के इतिहासकार मिहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप के जो शासन करने की कोशिशों को प्रसन्न नहीं थे, और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता। कहने का मतलब कि इल्तुतमिश के बेटे भी थे और बेटियां भी थे, बिटिया में रजिया थी, लेकिन कोई भी बेटा इस लायक योग्य नहीं था, इस लायक वो सक्षम नहीं था कि वो राजा की गद्दी पे बैठे। इसके लिए रजिया खुद बैठी, लेकिन रजिया के बैठने के बाद में किसी तरीके से वो शासक तो बनी, लेकिन किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से जो है जितने भी लोग जुड़े हुए थे समाज से वो खुश नहीं थे, और अंततः 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है।
अब थोड़ा सा जन्मसिद्ध अधिकार को देख लेते हैं। तो बता ही दिया हूं, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने बता ही दिया हूं आपको कि राजा है तो राजा का बेटा। लिंग भेद का मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में जो सामाजिक शरीर का संरचना संबंधी अंतर होता है, इसे ही कहते हैं लिंग भेद। और ऐसे अंतर में स्त्री और पुरुष की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, बस यही है। अब आते हैं थोड़ा सा रजिया के बारे में। अब रजिया के बारे में मिहाज ए सिराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि विचार क्या थे इसको समझते हैं। मिहाज ए सिराज का सोचना है था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। स्त्री जो है वो पुरुष के अधीन होना चाहिए। ये किसके अनुसार से है? तो मिहाज ए रियाज का सोचना था ऐसा। अब होना चाहिए था। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, और रानी का जो शासन हो रहा था, यानी रजिया का जो शासन हो रहा था, यह व्यवस्था के विरुद्ध था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह पूछा जा रहा है कि आपको खुदा ने स्त्री बनाया, स्त्री के काम के लिए बनाया, तो उस काम में ना रह के आप पुरुष के काम में आ रहे हैं, तो आपको पुरुष के काम में कैसे रखा जा सके? आज भी हमारे समाज में है। ऐसा मत समझिएगा, समय जरूर बदल गया, लेकिन लोगों के अंदर जो सोच है ना, आज भी दो कौड़ी वाली सोच है। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। आज भी लोग अपने बेटे को बंबई, दिल्ली, कोलकाता में कहीं भी जो कैरियर बनाना चाहता है उसे बनाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरत सी लाडली बिटिया नहीं भेजा जाता। क्यों? डर लगता है, हो ना हो, कहीं गलत ना हो जाए। अरे दिमाग की गंदगी निकालो। आज आपके बेटों से कई गुना ज्यादा बिटिया है, कई गुना, जो सपनों में तुम सोच नहीं सकते हो, उतना सोच ही नहीं सकते हो। दुनिया के हर फील्ड में लड़कियां बहुत आगे है, और आने वाले वक्त में आगे अब रह जाएंगी, क्योंकि जमाना अब इन्हीं का आने वाला है। बहुत हुआ मजाक, अब पिता सत्तात्मक जाएगा, अब बेटियों की सत्ता आने वाली है, क्योंकि जैसी हालात बन चुकी है। लेकिन खैर, हमारे लिए दोनों बराबर है, और आपके लिए भी दोनों बराबर होना चाहिए। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया था, ध्यान रखिएगा, रजिया जो है अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश, ध्यान रखिएगा, काकतीय वंश राज्य था। उस वंश की रानी जो है रुद्रमा देवी, यानी कि 1262 से 1289 तक के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक और महिला शासक थी जो कि कश्मीर की रानी दिद्दिता थी, ध्यान रखिएगा, रानी दिद्दिता 908 से 1003 तक उसका नाम जो था दीदी था, बड़ी बहन से निकला हुआ था। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा जो है संबोधन दिया गया होगा, जो राज दीदी का जो संबोधन दिया गया होगा वो अपने प्रिय जो भी उसके जो भी प्रजा थे उन्हीं के द्वारा दिया गया था। मिहाज के विचारों में अपने शब्द को व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार से स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? ये तो आसानी से बता दीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा। अब दिल्ली सल्तनत के विस्तार गैरिसन शहर से लेकर साम्राज्य तक है। आइए दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हो रहा उसको थोड़ा सा डायग्राम को आप देख लीजिए, मैप को। चलिए, मैप अगर देख लिए हैं तो अब चलते हैं हम लोग। चलिए, 13वीं शताब्दी के आरंभ यानी शुरुआत के वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन जो है गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां जो होती उसी को कहते थे गैरिसनों, जो रक्षा करने वाले सैनिक होते उसकी टुकड़ियों को निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंधित लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर इनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए इन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या फिर लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता हो, यानी कि 13वीं शताब्दी तक।
आरंभ के शुरुआत के वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन जो है गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदों के शहर से पड़े शायद ही कभी फैला होगा। उस टाइम में सैनिक टुकड़ियों में पड़े हुए होता था और इसी टाइम में क्या होता था, भीतर के प्रदेश को नियंत्रण ना के बराबर होता, जिसकी वजह से क्या होता था, ये लोग व्यापार, कर या फिर लूट पर, जो लूटमार होता था उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से गैरिसन शहर पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था। बगावत, युद्ध और यहां तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क का जो नाजुक सूत्र होता था वो छिन्न भिन्न हो जाता था। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदार के बराबर चुनौतियां मिलती रहती थी और जो जरा भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा जो है खड़ा कर देते थे। और इन चुनौतियों के चलते जो सल्तनत थी बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसकी स्थापना जो है गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था और इनका विस्तार जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ था। कहने का मतलब यह था, स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसके शासन में अफगानिस्तान से जो आने वाले हमलावर होते थे ना, वो सब सूबेदार की खबर जो बराबर जो है चुनौतियां इनसे मिलती रहती थी अफगानिस्तान वाले लोगों से। और जो जरा सा भी कमजोरी का आभास होता था तो विद्रोह जो है बड़े पैमाने पे होना शुरू हो जाता था। इससे क्या होता था, सल्तनत की बड़ी मुश्किल जो है अब बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा के रहती थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था और इसका विस्तार, ध्यान रखिएगा, बलबन के टाइम में जो है इसकी स्थापना हुई थी और अलाउद्दीन और ध्यान रखिएगा मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका विस्तार हुआ था। किसके किसके विस्तार हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में विस्तार हुआ और स्थापना बलबन के टाइम में हुआ। क्लियर हो गया ना। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार, जितने बार आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए अब आते हैं सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उसका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि की स्थिति, भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। और इन अभियान के दौरान गंगा यमुना का जो द्वाब और से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके जो है पर्यावास से खदेड़ दिया गया और वह जमीन जो है किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों को सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर जो है नए किला, गैरिसन शहर और शहर जो है बसाए गए। कहने का मतलब ये कि सल्तनत की जो भीतरी सीमा थे उसका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि की स्थिति के भीतरी क्षेत्र को जो है मजबूत करना। इसके लिए क्या किया गया था कि गंगा यमुना का जो द्वाब क्षेत्र में जंगल फैला हुआ था एक तरह से, उसको कटवाया गया और वो जंगल कटवा के वहां जो निवास करने वाले लोग थे, जो शिकारी संग्राहक थे, जो पशुपालक थे, जो चरवाहा थे, उन सबको खदेड़ दिया गया और खदेड़ करके वो जमीन साफ करवा के किसानों को दे दिया गया, जिसे किसान कार्य कर सके और उसका प्रोत्साहन उसके कर के रूप में जो है राजा को दे सके। आज भी तो वही कहानी है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, सरकार क्या करते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को दे देते हैं फ्री में, औने पौने दाम में। इसीलिए क्योंकि आप जो है उस क्षेत्र को खरीद लीजिए और फिर सरकार उस जमीन के आसपास से जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट को शुरू करती है, जिससे क्या होता है, वो जमीन कीमती हो जाती है और वो जमीन फिर से जो है दूसरे लोग को बेचा जाता है और उसके पैसे को फिर से फाइनली जो है वो पैसा सरकार के पास में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार आज ये कयामत कर रही है, आज ये गंदी हरकत कर रही है जो तरीके से गरीबों को सताया जाता है। ये प्राचीन काल से होता आ रहा है, देख लीजिए। अब दूसरा विस्तार इनका जो था वो सल्तनत के बाहरी सीमा पर हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। दक्षिण भारत का इनका टारगेट हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, चलो दक्षिण भारत को टारगेट रखते हैं। और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे और इस अभियान से जो है सल्तनत सेना ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान जो है धातुएं अपने कब्जे में ले ली। कहने का मतलब उसके बाद दूसरा इनका टारगेट हुआ अलाउद्दीन खिलजी का कि चलो दक्षिण भारत में जो है सैनिक अभियान शुरू करते हैं। और यहां पे मोहम्मद तुगलक ने समय से अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए। मतलब क्या, जो समय पे चरम सीमा पे पहुंचना चाहिए था उससे पहले ही पहुंच गए। और इन अभियानों के जो है सल्तनत सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, धातु इन सबको कब्जे में लेके अपने आप को जो है अमीर हो गए। अब दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी।
मगर 150 वर्षों बाद में मोहम्मद तुगलक, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था और इसने शत्रुओं और सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया और इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे था उसके फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किसी सीमा तक इतना प्रभावी था। कहने का मतलब अब दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत जो अपेक्षाकृत कमजोर थी, जो सेनाओं की शुरुआत हुई थी अपेक्षाकृत बहुत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद, 150 सालों के बाद मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र जो है युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया। और ये जो उपमहाद्वीप है अभी जो है युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया। इसने शत्रुओं को की सेना को परास्त किया, शहरों पे कब्जा भी किया, सेना को परास्त किया, शहरों को कब्जा किया, सूबेदार और प्रशासक जो थे उसके मुकदमे का फैसला सुनाते थे और साथ साथ में इनके विशाल क्षेत्र को नियंत्रण करके यहां पे जो है अपनी सीमा अपने तरीके से प्रभावित किया जाता था। अब देखिए ये चित्र 3 जो है यहां पे क्या बता रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का ये अभियान था। देख लीजिए दक्षिण भारत का अभियान, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ये दक्षिण भारत का इनका अभियान है। किसका? तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इस फिगर को देखिए। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी, ध्यान रखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था और इसकी मीनारें, इसकी जो जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था और सबसे पहले शहर में स्थित था। इतिहास के शहर में दिल्ली ए कुहान पुराना शहर कहा गया और इसकी मस्जिद जो है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के विस्तार में किया गया था मीनार को। बस यही जानना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चित्र नंबर 4, चित्र नंबर 4 क्या कहता है? मोट के मस्जिद, ध्यान रखिएगा, मोट के मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसके मंत्रियों के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा मोट के मस्जिद। अब खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीकियों से एक नजर को थोड़ा सा देखते। खिलजी और तुगलक वंश को, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान से सुनिए। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासन की जरूरत थी। इसको सही तरीके से सुधारने के लिए, सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, इसके साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो है विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेष करके इल्तुतमिश सामंतों, जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। कहने का मतलब कि दिल्ली के जो शुरुआत में, यानी कि आरंभिक सुल्तान विशेष करके इल्तुतमिश सामंत जमींदार के स्थान पर जो है इन्होंने लोगों ने गुलामों के सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों में फारसों के जो है बंदगा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा देने के लिए इन्हें खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे जो है काम करने की बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरीके से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान के लिए जो है विश्वास करके उस पर निर्भर कर सकते थे। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम, ये क्या था? सुल्तानों की सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी, ध्यान रखिएगा, अगर तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर माना जाता है, योग्य और अनुभवी गुलाम। अब आते हैं खिलजी तथा तुगलक शासकों ने, ध्यान रखिएगा बंदगा, ध्यान रखिएगा बंदगा, बंदगा में होता है गुलाम, ध्यान रखिएगा।
यहां पे जो है बंदगा का मतलब गुलाम का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने आप पर आश्रित अन्य वर्गों के लोग की भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोग को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन उससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। कहने का मतलब खिलजी और तुगलक शासक जो थे वो बंदगों को जो है क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। बंदगों को मतलब गुलामों को इस्तेमाल करते थे, गुलाम को। उसके साथ ही अपने ही आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पे बैठाते थे और अपने ही जो लोग आश्रित थे निम्न वर्ग यानी छोटे वर्ग में थे लोगों को ऊंचे राजनीतिक पद पे बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार के ऐसे से पद दिए जाते थे, लेकिन इससे क्या होता था, राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होना शुरू हो गई थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के संरक्षण में के प्रति तो वफादार रहते ही थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तान ने अपने नौकर रहते थे, ध्यान रखिएगा, जो नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी अन्य शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदार के बीच जो है टकराहट शुरू हो जाती थी और सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोग को संरक्षण दिए जाने के कारण क्या होता था, उच्च वर्ग के कई लोग को जो है गहरा धक्का लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के जो है सुल्तान की आलोचना की थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नया सुल्तान बैठते थे उनके लिए जो है अलग से अपने लिए नौकर रखते थे, इनमें जो है अपने गुलाम जो है वो नहीं काम करते थे। साथ साथ में यहाँ एक समस्या और भी होता था कि नीचे तबके के अगर लोग को ऊंचा पद दिया जाता था तो ऊंचे पद वाले जो होते थे, वो ऊंचे जो जात वाले होते थे, ऊंचे बिरादरी वाले लोग जो होते थे, वो लोग कहीं न कहीं जो ऊंचे पद वाले वो कहीं न कहीं उनके अंदर जो है कहीं कहीं गहरा धक्का लगता था और इसे ही सुल्तान की आलोचना भी की गई है। दिल्ली के सुल्तान की आलोचना भी, कई ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचना भी की गई है। चलिए, पहले वाले सुल्तान की तरह ही खिलजी और तुगलक, ध्यान रखिएगा, पहले वाले सुल्तान की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायक, ध्यान रखिएगा, सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। पहले वाले सुल्तान के जैसा ही खिलजी और तुगलक जो थे दोनों सेना नायक भिन्न भिन्न तरीके के इलाका में जो है सूबेदार को नियुक्त किया था और यह इलाका जो होता था वो इक्ता कहलाता था, इक्ता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी जो होते थे वो इक्तादार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा, मुक्ति कहे जाते थे, इलाका को कहा जाता था इक्ता और इसे संभालने वाले को जो कहा जाता था इकदार कहा जाता था या फिर मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना। मुक्ति जो होते थे उनका फर्ज बनता था कि सैनिक अभियान जो हो रहा है उसका नेतृत्व करना और इक्ता के कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और साथ साथ में जो कानून व्यवस्था है उसको भी सही तरीके से बनाए रखना और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व को वसूला करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। और मुक्ति लोग पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद जो है वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता जो है थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरित कर दिया जाए। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इस कठोर नियम को बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोग एकत्र किए गए राजस्व की रकम को हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो कि पता चलता था कि कितना राजस्व वसूला गया और कितना का जवाब दिया जा रहा, कितना खर्च किया जा रहा और कितना बचा जा रहा। और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो होती थी राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूले और तय संख्या के अनुसार जो है सैनिक रखे जाते थे। कहने का मतलब क्या है कि मुक्ति जो होते थे उनका क्या होता था कि कानून व्यवस्था को सही रखना और सैनिकों का जो है संरक्षण करना और इसके लिए जो है इन्हें एक क्षेत्र दे दिया जाता था जिससे कि राजस्व ये वसूल सकते थे आराम से और अपने लिए भी और सैनिकों के लिए भी वेतन इसी राजस्व से निकालते थे। साथ साथ में यह भी व्यवस्था किया गया था कि इक्ता में कभी इसके परिवारवाद ना हो जाए कि इनके बाद इनके पुत्र को इस पद पे दिया जाए, ऐसा ना हो। और साथ साथ में कम समय में ही इनका क्या किया जाता था, बदलाव कर दिया जाता था, बदल दिया जाता था, ज्यादा दिन तक इन्हें छोड़ा नहीं जाता था। और
जो राजस्व की वसूली दी जाती थी वो भी जो है एक लिमिट क्षेत्र में दे दी जाती थी। शुरुआत में पूरा रहता और फिर धीरे धीरे इसकी लिमिट क्षेत्र बन जाती थी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिए, जब दिल्ली का सुल्तान जो है शहरों से दूर आंतरिक इलाके को भी अपने अधिकार में ले लिए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी जो है सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता पर झुकने के बाध्य कर दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया और स्थानीय सामंतों को कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया गया। सुल्तानों के प्रशासन ने जमीन की जो है पैमाइश थी और उसका हिसाब जो है बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व का निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में जो है सल्तनत की नौकरी करने लग गए थे। और इस समय 3 तरह के कर थे। एक जो थे कृषि पर, जिसे कि खराज कहा जाता था। कृषि पे जो कर लगता था उसको क्या कहा जाता था? खराज। दूसरा जो था किसान की उपज का लगभग जो है 50% होता था, और ये कर जो होता था किसान का जितना उपज होता था उसका आधा जो है आपको देना होता था। दूसरा होता था मवेशियों पे और तीसरा होता था घरों पे। कहने का मतलब क्या, अब धीरे धीरे जो दिल्ली जो है, ध्यान से सुनिएगा, सुल्तान है वो शहर के बाहर भी जाके क्या करता है, इलाके पे अधिकार करना शुरू कर देता है। अब सामंत और अमीर जमींदार जो भी है वो अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया जाता है। अब उन्हें जो है अपनी सत्ता पे झुकने के लिए बाध्य किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण, वसूली का कार्य जो होता था राज अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब यहां पे जो भी होता था, स्थानीय सामंत होते थे, उनसे कर को छीन लिया गया और ये कर छीनने के बाद उन्हें भी अब कर देने पे बाध्य कर दिया गया कि अब तक आप कर दूसरे से ले रहे थे, अब आपको भी कर देना पड़ेगा। साथ साथ में सुल्तान के जो प्रशासक थे वो ने जमीन की पैमाइश जो होती थी उसका बड़ी सावधानी से हिसाब रखा गया। राजस्व निर्धारण की वसूली जो है करना शुरू कर दिया। इस टाइम में 3 कर लगते थे। एक जो होता था कृषि पे लगता था जिसे खैराज कहा जाता था, कुल उपज का 50% कर में देना पड़ता था। दूसरा होता था मवेशियों पे और तीसरा होता था घरों पे। यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर ही था। उपमहाद्वीप का जो काफी बड़ा हिस्सा था जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों में नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले जो क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें पैठने सुल्तान की सेनाओं ने अक्षम थी, उन्हें स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों को अपना शासन जमा लिया। जो स्थानीय क्षेत्र के जो राजा होते थे वो अपना शासन जमा लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पे जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर कुछ अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। कहने का मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इस इलाके पे जोर जबरदस्ती करके अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता था, ये जो अधिकार है वो नहीं रह पाता था। अब सरदार और उनकी किलेबंदी ये क्या थी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अफ्रीका देश मोरक्को की 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनवा कर रहते थे और कभी कभी क्या होता था, बांस की झुरमुट में, भारत में बांस जो है पोला नहीं होता था, बांस को पोला नहीं होता था और यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरीके से गुथे होते थे कि उन पर जो है आग का भी असर नहीं होता था और वो कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो उनके लिए किले का प्राचीन काम कर देते थे और इन दीवारों को घेरने के लिए उन्हें मवेशियों और फसल, जो मवेशी और फसल रहते थे, अंदर ही पानी की भी उपलब्धता रहती थी, अर्थात वहां एकत्र हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल जो है बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। किसी भी हालत में जब तक बलशाली सेना ना हो प्रबल, तब तक हराया नहीं जा सकता था। और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए गए औजार बांसों को काट डालती थी। जो औजार तैयार किया जाता था वो बांसों को जो है आसानी से काट डालती थी।
चलिए आते हैं चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में, ध्यान रखिएगा किसके नेतृत्व में, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में जो है ट्रांस ऑक्सियाना, ध्यान रखिएगा आधुनिक उज्बेकिस्तान था उस टाइम में, जो नाम था ट्रांस ऑक्सियाना, और अभी उज्बेकिस्तान पर हमला करता है कौन, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में चंगेज खान के नेतृत्व में हमला करता, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर उसका धावा झेलना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही इसने उज्बेकिस्तान पर यानी कि ट्रांस ऑक्सियान पे हमला करता, उसके बाद शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत पर हमला बोलता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों का धावा बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थानीय सेना जो है खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें दोनों सुल्तान इस चुनौती का सामना जो है कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि चंगेज खान का समस्या बढ़ना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों कैसे करते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले 1299 और 1300 में, और 1302 में और 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करती है, विशाल 2 बार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए जो है सीरी नामक एक नया गैसियन शहर बनाया, जो कि मानचित्र 1 में दिखा गया। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के प्रारंभ वर्षों में जो है सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई, मंगोल सेना पूरी तरीके से हार गई, और मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सिनियन पर आक्रमण करने की योजना बना ली कि नहीं, इस बार जो है किसी भी हालत में जो है उज्बेकिस्तान पे जो है अटैक किया ही जाएगा, और एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रमण कदम था। उसके बाद में नया गैसियन शहर बनाने और स्थानीय पर दिल्ली में 4 शहरों में सबसे पुराने शहर जो थे दिल्ली एक कुहना के निवासियों को खाली करवाकर वहां पर सैनिक जो है छावनी बना दी गई। पूरे शहर के निवासियों को जो है दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद जो है भेज दिया गया। सैनिकों को पेट भरने की समस्या में गंगा यमुना के बीच में भूमि कर के रूप में खेतों की पैदावार जो है इकट्ठा करके हल किया गया, और फिर किसानों की पैदावार को 50% तक हिस्से तक जो है इसे तय कर दिया गया कि 50% जो है अब आप हमें कर देंगे। अब सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों का विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा दिए, और इसी कारण इस क्षेत्र में जो है अकाल भी पड़ गया। अत्यधिक कर पर लगा दिया गया जिसकी वजह से अकाल पड़ गया। सैनिकों का वेतन जो है देना होता था, इसलिए अलाउद्दीन ने सैनिक को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया, और सैनिक अपना आवश्यक सामान जो है दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली की चीजों की कीमत पर नियंत्रण लागू किया, और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और व्यापारी जो है निश्चित दरों पर इसकी उल्लंघन करते थे, और उन्हें अगर सजा भी मिलती थी अगर उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाते थे। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए जगह जगह कुछ जो है आज की कागजी मुद्रा की तरह जो है टोकन मुद्रा चलाई गई थी, और ये सिक्के जो है धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी से ना होकर सस्ती धातु, और 14वीं सदी के लोगों को मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचाकर रख लेते थे, और अपने तमाम इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़े आसानी से जो है बनाए जा सकते थे। अब अलाउद्दीन की जो है प्रशासक कदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की जो है तुलना करके आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन के प्रशासक कदम जो है काफी सफल रहे। इतिहासकारों की कीमतों में कमी और बाजार की वस्तुओं में कुशलता से आपूर्ति करने के लिए शासनकाल को बहुत प्रशंसा की गई। अलाउद्दीन के शासनकाल की प्रशंसा भी की गई, और मंगोल आक्रमण के खतरे को भी उसने सफलतापूर्वक जो है सामना कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के उठाए गए प्रशासनिक कदम में बेहद असफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक वाले जो कदम उठाए गए वो असफल रहे, और कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरीके से विफल भी रहा था, कश्मीर पर आक्रमण करना। तब उसने तुरानी पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, तुरानी पर ध्यान रखिएगा, तुरान पे हमला करना छोड़ दिया, और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उसमें कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद
जाए जाने वाले लोग बहुत ही नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता जो है बागपत पर उतर गई। और मुगलक जो है, जो मोहम्मद तुगलक थे, अंततः टोकन मुद्रा को भी वापस लेना पड़ गया। कहने का मतलब मोहम्मद जो तुगलक है, इनके बारे में प्रशासनिक सुविधा असफल हो गई। इन्होंने कश्मीर पर जो है क्या किया, आक्रमण किए, वो बुरी तरीके से विफल रहा। तुरानी पे हमला करना भी इन्होंने छोड़ दिया, विशाल सेना को समाप्त कर दिया। इसके बीच में प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे वो, उसमें भी कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद जो ले जाए गए लोग थे बहुत नाराज थे। करों में जिस तरीके से गंगा और यमुना के दोआब में इस तरीके से वृद्धि कर दिया गया कि अकाल पैदा हो गई, इससे जनता जो है क्षुब्ध हो गई और बागपत पर उतर गई। मोहम्मद तुगलक जो है अंततः टोकन मुद्रा को भी वापस लेना पड़ गया था। इस तमाम असफलता की गिनती करने पर इसमें हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ना कि एक इकलौता था जिसने असफलता तो लगी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने एक चीज तो दिमाग लगाई थी कि किसी भी हालत में जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मंगोल को जो है तो वहां पे उसके इलाके में जाके फतह करने का अभियान तो जरूर बनाया था। ये तो थी जहां पे अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षक पे था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम जो है मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, ये क्या है? 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत, ये क्या है? अब देखते हैं। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 में, ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश के बाद, अब यहां पे तुगलक वंश की समाप्ति होगी। 1526 में दिल्ली और आगरा में सैयद और लोदी वंश का राज रहा, सैयद और लोदी वंश का। तब से जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े जो है उठ गए। जो भी स्वतंत्र शासक थे खड़े उठ गए। अब इनकी राजधानी जो है समृद्ध थी और राज फल फूल भी रहे थे। इस काल में जो है अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक के समूह भी उभरे। अभी इसी काल में जो है अफगान, ध्यान रखिएगा, अफगान और राजपूत जैसे जो है शासक का इसी टाइम में जो है उभार आता है। किसके टाइम में आता है? तो याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया लोदी वंश के टाइम में, सैयद और लोदी वंश के टाइम में। इसी काल में जो है स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और कुछ शासन बहुत ही कुशल और व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी जो है इसी टाइम में 1540 से 45 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधन के रूप में काम शुरू कर दिए थे और आगे चलकर इसने उसकी उन्नति में मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56 तक की चुनौती, करारा चुनौती दी थी। परास्त कर दिया गया था और एक समय ऐसा लगा था कि मुगल साम्राज्य का जो है सूरज डूब चुका है, परास्त कर दिया था। लेकिन शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को राजवंश को स्थापित कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया और सूरशाह में केवल, ध्यान रखिएगा, सूरवंश में केवल 15 वर्ष में 1540 से 55 में शासन किया। लेकिन प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी चुस्ती बना दिया गया। लेकिन महान सम्राट अकबर, ध्यान रखिएगा, अकबर जब मुगल साम्राज्य के समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। उसके बाद जब अकबर शासन में आता है तो उसने भी शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही आगे अपनाता है। कहने का मतलब ये, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस काल में छोटे बहुत शक्तिशाली जो है शासक उठना शुरू हुए। यहां के बाद शेरशाह का जो है शुरुआत होता है, एक इलाका, अपने चाचा के छोटे से इलाका का प्रबंधन शुरू करते हैं शेरशाह। और इसी समय मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 40 और 55 से 56 के बीच में चुनौती देते हैं, पूरी तरीके से हरा देते हैं और हुमायूं लौट के चला जाता है। चुनौती के बाद में शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लेता। कैसे मरता शेरशाह वो तो बात की बात है, आपको बता देंगे। इसे जो है गलती से एक तीर जो होता है, वो तीर जो है वो जाके किस में लग जाता? शेरशाह की आंख में लग जाता है। उसके बाद अंधा हो जाता है और फिर मर जाता है और फिर यहां से जो है हुमायूं शुरू हो जाता है।
शेरशाह दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और राजवंश को स्थापित करता है, लेकिन 15 वर्ष के शासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीके को अपनाता है और पूरी तरीके से चुस्त बनाता है अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीका। और महान सम्राट अकबर जब मुगल साम्राज्य में समेकित होता आता है सत्ता में, तब ये भी क्या करता है, शेरशाह का ही प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाता है। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ये क्या है? 3 श्रेणियों का विचार जो है सबसे पहले 11वीं सदी के आरंभ में फ्रांस के सूत्रबद्ध किया गया था। 3 श्रेणियों को सबसे पहले कहां पे? तो फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रार्थना करने वाले वर्ग सबसे पहले फ्रांस में, ध्यान रखिएगा, 3 श्रेणियों का विचार जो सबसे पहले 11वीं सदी के आरंभ में जो है फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसमें पहला जो था प्रार्थना करने वाला, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। प्रार्थना, युद्ध और खेती करने वाला वर्ग, 3 वर्गों में समाज। इस विभाजन को ईसाई धर्म के समर्थन भी प्राप्त था और इस विभाजन से ईसाई धर्म के समाज में जो है प्रबल प्रभाव को भी और दृढ़ करने में सहायता मिली। और इसी विभाजन से योद्धाओं का भी एक समूह जो उभरा और इस योद्धाओं को जो है नाइट कहा जाने लगा। ईसाई धर्म के एक समूह के संरक्षण देता था और अपने ईश्वरीय शांति की अवधारणा प्रसार जो है इनका उपयोग करता था। नाइटों की उपेक्षा की जाती थी और वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिशें यही रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई और भिड़ाई से विमुख करके इसे मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए। किसके विरुद्ध? तो मुसलमानों के विरुद्ध, जिन्होंने जो है यरूशलेम, ध्यान रखिएगा, यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। और इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियान का एक श्रृंखला चलता, जिसे जो है क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध भी कहा जाता है। ईश्वर और धर्म की सेवा किए गए और इस अभियानों में नाइटों की हैसियत जो है पूरी तरीके से बदल डाली। और पहले भी नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस की 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी और उसके 1 सदी बाद इन योद्धाओं को जो है दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग को जो है नाइट कहलाना चाहने लगे थे और धीरे धीरे ये आने लगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, 3 वर्गों में बट गया था, जिसमें से एक प्रार्थना करने वाले थे, एक धर्म करने वाले थे और दूसरा जो है किसान थे। धीरे धीरे ईसाइयों के प्रति, मुसलमानों के प्रति इसलिए नफरत था क्योंकि यरूशलेम में मुसलमानों का कब्जा हो गया था कि किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों को हटाया जा सके। यही था पूरी कहानी जो है 2 से 3 चैप्टर में यही थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती होती है हमेशा, क्योंकि हमें इसे पूरे दिल से बनाना पड़ता है और पूरी आत्मा से एक बार में रिकॉर्डिंग होती है पूरे 1 घंटे की और कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो इतनी आपसे उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आप मुझे कमेंट करिएगा और इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आज फ़ायदा ना उठाइएगा तो कब उठाइएगा? जब घर जाने का वक्त हो जाएगा तब उठाइएगा। तनिक सोच के देखिए, क्योंकि इसके बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़ना अपने आप में जो है मजाक कर सकते हैं। आप फ्री हैं, लेकिन ज़रूर इसको पढ़िए, जितना ज़्यादा बार हो सके। कमेंट दीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरी हौसला बढ़ती है। और हाँ, हो सके तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बना रही है, पॉजिटिव में रख रही है। आपको लग रहा है अब सर प्रीलिम्स कोई भी नहीं है जो मुझे बाहर निकाल दे, अब मैं निकाल लूँगी, तो हो सकता है अगर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो किसी की और ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार।